सूर्यास्त की अंतिम लालिमा देवगर की पहाड़ियों पर बिखर रही थी। इस उजाड़, धूल भरे रास्ते पर मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ने जब अचानक से एक विशाल काले खंडहर को जगमगाया तो मेरे दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये कोई साधारण खंडहर नहीं था, बल्कि वो माधोपुर महल था, जिसके बारे में गांव के लोग आज भी फुसफुसाते हुए बात करते थे। उनका मानना था कि इस महल में सिर्फ खंडहर नहीं, बल्कि एक भयानक अतीत और उसकी काली परछाइयां कैद है। मेरा नाम अमित था और मैं एक खोजी पत्रकार था। मेरा मकसद सिर्फ कहानियां लिखना नहीं, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे सच को उजागर करना था। गांव के मुखिया ने मुझे चेतावनी दी थी, बेटा उस महल में मत जाना। वहां की हवा में कुछ ऐसा है जो इंसान को पागल कर देता है। जो भी गया वापस नहीं आया। लेकिन एक पत्रकार का दिमाग ऐसी बातों से और ज्यादा उत्तेजित होता है। मेरी जेब में एक पुराना नक्शा था, जिसमें महल के कुछ गुप्त मार्गों का जिक्र था, और मेरे हाथ में एक टॉर्च। मैं सच की तलाश में इस अंधेरी वीरान जगह में कदम रखने को तैयार था। जैसे ही मैंने मुख्य द्वार से अंदर कदम रखा, हवा एकदम से ठहर गई। धूल और मिट्टी की गंध के साथ एक अजीब सी सड़ी हुई खुशबू थी। मेरी टॉर्च की रोशनी ने सामने की विशाल आंगन को रोशन किया, जहां घास और जंगली लताएं हर जगह फैली हुई थी। दीवारों पर उभरी हुई नक्काशी और टूटी हुई मूर्तियां अतीत के गौरवशाली दिनों की कहानी कह रही थी, लेकिन अब वे सिर्फ भयावहता का प्रतीक बन गई थी। मैंने धीमी आवाज में खुद से कहा, डरने की कोई बात नहीं अमित, ये सिर्फ एक पुरानी इमारत है। लेकिन मेरे अंदर की आवाज ने जवाब दिया, क्या सच में? महल की सीढ़ियां चढ़ते हुए मेरी नजर उस विशाल हॉल पर पड़ी, जहां शायद कभी दरबार लगता था। छत पर से झूमर टूटकर फर्श पर पड़ा हुआ था, और उसके कांच सूरज की रोशनी में चमकने की बजाय मेरी टॉर्च की रोशनी में खामोश दिख रहे थे। फर्श पर जहां तहां बिखरे हुए टुकड़े अतीत के किसी भयावह खेल की गवाही दे रहे थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, ठंडी हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मुझे लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ दीवारों पर मेरी ही परछाई थी, जो शायद मुझसे भी ज्यादा डरी हुई लग रही थी। मैंने तय किया कि मुझे सबसे पहले महल की लाइब्रेरी और पुराने दस्तावेजों को खोजना चाहिए। शायद वहीं मुझे इस महल के इतिहास और इसके रहस्य का कोई सुराग मिल जाए। मेरे पास जो पुराना नक्शा था, उसके मुताबिक लाइब्रेरी एक गुप्त कमरे में थी, जिसे दीवारों के पीछे छिपाया गया था। नक्शे में एक जगह पर एक टूटी हुई मूर्ति के पास एक गुप्त बटन का संकेत था। मैंने टॉर्च से उस जगह को ढूंढा। एक पुरानी खंडित देवी की मूर्ति के पास मैंने उस गुप्त बटन को ढूंढ निकाला। जैसे ही मैंने उसे दबाया, दीवार में एक पुरानी भारी आवाज के साथ एक दरार पड़ गई। धीरे धीरे एक रास्ता खुल गया। अंदर एक लंबी संकरी सुरंग थी, जिसके अंत में एक भारी लकड़ी का दरवाजा था। मैंने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। ये लाइब्रेरी थी, और यहाँ की हवा बाकी महल से बिल्कुल अलग थी। यहाँ सड़ी हुई गंध के बजाय पुरानी किताबों और कागजों की हल्की हल्की खुशबू थी। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, लेकिन दीवारों पर सजी हुई किताबें अभी भी अपनी जगह पर थी। मैंने कुछ पुरानी डायरिया और दस्तावेज निकाले। उन डायरी में से एक डायरी, जो ज्यादा पुरानी लग रही थी, पर लिखा था महाराजा विक्रम सिंह की राज डायरी। मैंने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। डायरी में महाराजा ने लिखा था कि कैसे उन्होंने एक नर्तकी, जिसका नाम मोहिनी था, से प्यार किया था। मोहिनी की खूबसूरती और नृत्य ने महाराजा को पूरी तरह से मोहित कर लिया था, लेकिन उनकी पत्नी महारानी जयंती इस बात से बहुत दुखी और क्रोधित थी। महाराजा ने लिखा था कि उनका प्रेम इतना गहरा था कि वे मोहिनी के लिए राजपाट और परिवार सब कुछ त्यागने को तैयार थे। लेकिन फिर
अचानक से डायरी के पन्ने फीके और स्याही के धब्बेदार हो गए और महाराजा के शब्दों में एक अजीब सी घबराहट और डर झलकने लगा। अंतिम पन्ने पर उन्होंने लिखा था, जयंती ने मोहिनी को महल से भगाने के लिए एक साधु से मदद ली। उस साधु ने मोहिनी के घूंघट को एक काला जादू कर दिया, जिससे वो जब भी नृत्य करती तो उसकी आत्मा महल में भटकती रहती। लेकिन मेरा प्रेम इतना सच्चा था कि मैं उसे जाने नहीं दे सकता था। मैंने जयंती से कहा कि अगर वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं। मैं भी उस साधु के पास गया और उससे कहा कि मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मोहिनी हमेशा के लिए मेरी हो जाए। उसने मुझे एक तांत्रिक क्रिया करने के लिए कहा, एक ऐसी क्रिया जिसके लिए इंसान की आत्मा का बलिदान देना पड़ता है, और मैंने उसकी बात मान ली। डायरी यहां पर खत्म हो गई थी। मैंने एक और डायरी उठाई जो महारानी जयंती की लग रही थी। उसमें जयंती ने लिखा था, विक्रम मेरा नहीं, मोहिनी का था। उसकी आंखों में अब मेरी जगह सिर्फ मोहिनी ही थी। मैंने उसे चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं माना। आज पूर्णिमा की रात है और विक्रम ने उस तांत्रिक को महल में बुलाया है। वो मोहिनी की आत्मा को हमेशा के लिए अपने पास कैद करना चाहता है। उसने मुझे और मेरे बेटे को एक कमरे में बंद कर दिया है। मुझे पता है कि वो क्या करने वाला है। वो इस महल को एक श्मशान में बदलने वाला है। जैसे ही मैंने ये पढ़ना खत्म किया, एक भयानक ठंडी हवा का झोंका लाइब्रेरी में आया। मेरे पीछे अचानक से एक धीमी संगीत भरी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई घुंघरू पहने हुए नृत्य कर रहा हो। घुंघरू की आवाज पहले तो बहुत मधुर थी, लेकिन धीरे धीरे वो एक असहनीय भयानक चीख में बदल गई। मैं डर से कांप रहा था। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। सामने लाइब्रेरी के बीच में एक परछाई जैसी आकृति नृत्य कर रही थी। उसके घुंघरू की आवाज ही एक भयानक शोर बन गई थी और उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। ये मोहिनी की आत्मा थी। उसकी आंखों में महाराजा के लिए प्यार नहीं, बल्कि गुस्सा और बदला लेने की आग थी। जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, उसकी परछाई तेजी से मेरी ओर बढ़ी। मैं चिल्लाया और भागने लगा। मैं वापस उसी संकरी सुरंग में भागा और उसके बाद महल के मेन हॉल में। जैसे ही मैं बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मैं चारों तरफ भागा, लेकिन सभी दरवाजे बंद थे। अब मुझे घुंघरू की आवाज के साथ साथ एक और आवाज भी सुनाई देने लगी, एक बच्चे के रोने की आवाज। ये महारानी का बेटा था, जिसकी डायरी में जयंती ने लिखा था कि महाराजा ने उसे कैद कर दिया था। उस रोने की आवाज से मेरे दिल में एक गहरी पीड़ा उठ रही थी। तभी मैंने देखा कि दीवारों पर लगी हुई पेंटिंग्स में से खून रिस रहा है। फर्श पर खून के निशान थे जो एक कमरे की ओर जा रहे थे। मेरा दिल डर से जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मैंने तय किया कि मुझे उस कमरे में जाना होगा। शायद यही सच का अंत था। मैं उस कमरे में पहुंचा। अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। फर्श पर खून फैला हुआ था और कमरे के बीच में एक टूटी हुई मूर्ति थी, जिसमें से एक अजीब सी काली धुंधली सी रोशनी निकल रही थी। कोने में एक पुराने बिस्तर पर खून के धब्बे थे। ये वही कमरा था जहां महाराजा ने अपनी पत्नी और बेटे को कैद किया था। तभी एक ठंडी कांपती हुई आवाज ने मेरे पीछे से कहा, तुम भी मेरा शिकार बनोगे। मैंने मुड़कर देखा। एक विशाल काला साया मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखों में पागलपन और दर्द था। ये महाराजा विक्रम सिंह की आत्मा थी। वो मुझे देख रहा था और उसकी आंखें मुझे कहीं दूर एक ऐसी जगह ले जा रही थी जहां सिर्फ अंधेरा और डर था। मैं मोहिनी को नहीं जाने दूंगा, उसने कहा, और मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा। उसकी आवाज में एक भयानक पागलपन था। तुमने मेरी कहानी पढ़ी है, अब तुम भी मेरे साथ इस अंधेरे में हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। उसने मुझे अपने पास खींचना शुरू किया। मुझे लगा जैसे मेरे शरीर में से सारी ताकत निकल गई है। मैं चीखना चाहता था,
लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई थी। तभी मुझे याद आया कि मोहिनी की आत्मा तो उससे गुस्सा थी। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाकर जोर से कहा, विक्रम, मोहिनी तुमसे नफरत करती है, उसने तुम्हें कभी माफ नहीं किया। मेरे इतना कहने पर महाराजा की आत्मा में एक अजीब सी हलचल हुई। उसकी आंखों में गुस्सा और भी बढ़ गया और उसने चिल्लाकर कहा, झूठ, वो सिर्फ मेरी है। तभी एक सफेद परछाई जैसी आकृति मेरे और महाराजा की आत्मा के बीच में आ गई। ये मोहिनी की आत्मा थी। उसने महाराजा को देखा और उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो डर में बदल गया। उसने कहा, तुमने हमें मार डाला, तुमने हमारे साथ जो किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। महाराजा की आत्मा मोहिनी को देखकर पागल हो गई। वो चिल्लाने लगा, नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया। मोहिनी की आत्मा ने एक भयानक चीख निकाली और फिर उसने महाराजा की आत्मा पर हमला कर दिया। दोनों आत्माएं एक दूसरे से लड़ने लगी। उनकी लड़ाई इतनी भयानक थी कि महल की दीवारें कांपने लगी। मैंने मौका देखकर भागने का फैसला किया। मैं उस कमरे से बाहर भागा और महल के मुख्य दरवाजे की ओर भागा, जो अब खुला हुआ था। जैसे ही मैं महल से बाहर निकला, मैंने पीछे मुड़कर देखा। महल की छत पर एक काली, भयानक आकृति दिखाई दी जो मुझे देख रही थी। वो महाराजा की आत्मा थी। उसकी आंखों में पागलपन और दर्द अब भी था। मैं वहां से भागता रहा जब तक कि मैं गांव की रोशनी नहीं देख पाया। जब मैं गांव पहुंचा तो मैं पूरी तरह से कांप रहा था। मैंने लोगों को बताया कि मैंने क्या देखा, लेकिन कोई भी मेरी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं था। उन्होंने कहा, हम जानते थे, तुम उस महल में मत जाओ। मैंने अगले दिन ही अपना सारा सामान बांधा और गांव छोड़ दिया। मैंने वो कहानी लिखी जो मैंने अनुभव की थी, लेकिन वो कहानी कभी भी प्रकाशित नहीं हो पाई, क्योंकि जब भी मैं उस कहानी को लिखने बैठता था तो मुझे महल की ठंडी हवा और घुंघरू की आवाज सुनाई देती थी। मुझे लगता था जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है, जो मेरी कहानी को अधूरा छोड़ने के लिए कह रहा है। और आज भी जब रात होती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी की परछाई के साथ रह रहा हूं। एक ऐसी परछाई जो माधोपुर महल से मेरे पीछे पीछे आ गई है। मुझे पता है कि वो महाराजा की आत्मा है, जो मोहिनी से नहीं बल्कि मेरी कहानी से डरती है, क्योंकि मेरी कहानी में वो विलेन है और मोहिनी एक बेचारी आत्मा है। वो चाहता है कि मैं उसकी कहानी को अधूरा छोड़ दूं, ताकि उसका राज हमेशा के लिए राज ही रहे। और मैं उसकी बात मान रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने उसकी कहानी को पूरा कर दिया तो वो मुझे हमेशा के लिए अपने साथ कैद कर लेगा।